राज्य सरकार के ऊर्जावान कृषि मंत्री मान्यवर श्री कमल पटेल जी, मंच पर विराजमान राज्य सरकार के उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, नाबार्ड के चेयरमैन आदरणीय जी.आर. चितला जी, देवाशीष जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय राव साहब, केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति आदरणीय अरविंद जी, इस मौके पर उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार, नाबार्ड परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, विद्यार्थी बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब हमारे इस अंचल में और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आप सब लोगों ने देखा कि नाबार्ड के सौजन्य से एग्री बिजनेस इनक्यूब सेंटर का आज लोकार्पण हुआ है। ऑफ करके लगाएगा यार सेट को। यूं देखेंगे तो ये भवन लगेगा, लेकिन इसके कामकाज को देखने की कोशिश करेंगे और उसका उपयोग जब शुरू होगा और हमारे इस अंचल के नौजवान स्टार्टअप्स जब इस सेंटर में बैठ के प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूँ यह भवन भारत के भविष्य को गढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करने के काम आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लोकार्पण के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही नाबार्ड के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने यह प्रोजेक्ट इस अंचल को दिया और आज ही मुरैना जिले में तिगरा गांव में एक और प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। दोनों प्रोजेक्टों में नाबार्ड का सहयोग है, इसलिए मैं अपना क्षेत्र की ओर से जी.आर. चितला जी को और नाबार्ड की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। हम सब जानते हैं कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि और गांव ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और ये जो कृषि और गांव का ताना बाना है, इसमें स्थायित्व है। स्थायित्व होने के कारण देश पर कैसी भी विपत्ति आए, लेकिन ये अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को हमेशा साधे रहती है। पहले भी दुनिया में मंदी के दौर आए, तब भी हमारे इस ताने बाने ने देश का साथ दिया और अभी कोविड महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पिछले दिनों आप सबके ध्यान में है, दुनिया का हर चक्का बंद हो गया था
दुनिया की हर अर्थव्यवस्था और हमारे इस दौर में भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमारा देश भी इससे अप्रभावित नहीं था। सारे कल कारखाने बंद थे, सारा आवागमन बंद था। उस दौर में भी कृषक ने कृषि के काम को प्रभावित नहीं होने दिया। आप सबने देखा, जब मार्च 20 में लॉकडाउन हुआ था, उस समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी। किसान ने कटाई का काम किया, सरकार को बेचने का काम किया, पहले से अधिक पैदावार हुई। और ऐसी संकट की स्थिति में भी आगे की फसलें ठीक हो सके, इस मामले में भी किसान ने चिंता की। और आप सब आज अनुभव कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र को नुकसान हुआ हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र ने अपनी दम पर उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि ही दर्ज की है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है। और इसलिए कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना, उसको साधन देना, उसमें नवाचार को प्रवेश कराना, कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग बढ़ाना, उसके लिए एग्री स्टार्टअप को मदद करना, इक्वेशन सेंटर खड़े करना और उनको आर्थिक उपलब्धता भी बढ़े, इस बात की चिंता करना यह समय की आवश्यकता है। और इसलिए आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा मिले, किसान की आमदनी बढ़े, कृषि समृद्ध हो। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक किसान को मदद की जा सके। आज आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, भारत सरकार राज्य सरकारों से मिलकर जिन योजनाओं पर काम कर रही है, वह योजना खेत में जुताई और बवाई से लेकर बीज की उपलब्धता से लेकर किसान को वाजिब दाम मिले, इस बात का प्रयत्न करती है। गत 7 वर्षों में सरकारी खरीद लगभग 2 गुनी से अधिक सरकार ने की है। पहले गेहूं और धान ही खरीदा जाता था, अब दलहन और तिलहन भी खरीदा जाता है। और राज्य सरकार अगर अपने पीडीएस में स्थान दे और केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करे, तो केंद्र सरकार मोटा अनाज भी खरीदने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन सिर्फ खाद्यान्न से काम नहीं चलेगा, हमको फलों की खेती की ओर, सब्जी की खेती की ओर, फूलों की खेती की ओर भी जाना पड़ेगा। और देश इस दिशा में बहुत तेजी के साथ प्रवृत्त हो रहा है। यह बहुत हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन जब फल और फूलों की तरफ जाते हैं, जब सब्जियों की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप से 2 चीजों की महती आवश्यकता होती है। एक तो फसल के उपरांत अधोसंरचना के अभाव में
जिन किसानों की फसल खराब होती है उस नुकसान से किसान को बचाना। दूसरा, ऐसी फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक की उपलब्धता कराना। और तीसरा, जहां फसलों का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा है या बढ़ाए जाने की संभावना है, वहां पर प्रोसेसिंग की सुविधाएं बढ़ाना, जिससे कि किसान को दाम की गारंटी मिल सके, वाजिब दाम मिल सके, और जो प्रोसेसर है उसको भी इस बात की गारंटी रहे कि मैं अगर ठीक प्रकार से अपने कारखाने को संचालित करूंगा तो मुझे रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं होगी। तो इस दिशा में लगातार सरकार फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से भी काम कर रही है, एफपीओज के माध्यम से भी काम कर रही है, एग्री स्टार्टअप की दृष्टि से भी काम कर रही है। और आज जिस सेंटर का हम सब लोगों ने लोकार्पण किया है, इस दिशा को आगे बढ़ाने में यह सेंटर भी आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अधोसंरचना की गांव-गांव में उपलब्धता हो, इसके लिए कृषि क्षेत्र और कृषि से संबंध रखने वाला क्षेत्र, इस सब क्षेत्र को आर्थिक मदद और अर्थ की उपलब्धता कराने के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाएं आगे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया रखा गया है। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता है। 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और 500 करोड़ से अधिक रुपया मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार कृषि के क्षेत्र में गांव और खेत के निकट साधन उपलब्ध कराने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की उपलब्धता यह आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल बाद गांव के लोगों को मिली है। अगर आज से पहले ये मिल गई होती तो मैं समझता हूं कृषि का क्षेत्र और कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग किसी भी बड़े उद्योगपति से बहुत अग्रणी अवस्था में होती, लेकिन हमने किसानों को परंपरागत खेती पर ही छोड़ दिया था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, सरकार तो अपने तरीके से काम कर ही रही है, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने में नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी क्षेत्र के लोग, देश की चिंता करने वाले लोग, कृषि की अर्थव्यवस्था को समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित लोग, ऐसे लोगों की भी देश में कमी नहीं है। मैं कई बार देखता हूं और ऐसे लोगों से मिलता हूं तो मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है सरकार कम कर रही है, ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। अभी एक एग्जीबिशन बगल में लगी हुई है, चौड़िया साहब के साथ वीसी साहब ने एमओयू किया है। उस एग्जीबिशन को हम देख सकते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा क्या हो सकता है और हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ठीक से प्लान कर लिया जाए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, तो किसान की लागत भी कम होगी और गोबर की कीमत भी
किसान को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आज सब तरफ यह तो संकट दिखाई देता है कि खुले हुए पशुओं से फसलों का नुकसान है, लेकिन खुला हुआ पशु यह किसकी जिम्मेवारी है? जो खुला हुआ पशु सड़क पर घूम रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वह किसी न किसी इंसान का ही पशु है। उसका मालिक तो कोई ना कोई इंसान है, लेकिन इंसान जब अपनी जवाबदारी से मुकर जाता है तो पशु आवारा पशु के नाम से जाना जाता है। लेकिन पशु कोई भी आवारा नहीं है, वो किसी न किसी परिवार का पालतू पशु है। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। दूसरा, जो प्रकृति के साथ हमारा तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल भी हमने बिगाड़ दिया है। इसके कारण ये परिस्थिति खड़ी हुई है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती इस संतुलन को बनाने में मददगार है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कृषि का क्षेत्र व्यापक है। देश की बड़ी आबादी रोजगार के लिए भी कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नवाचार आसान नहीं होता। एक नया बीज जब कोई वैज्ञानिक इजाद करता है तो मार्केट में लाने में भी उसको कम से कम 4-5 साल की उम्र लगती है। कृषक की आमदनी बढ़े, इसके लिए कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के जो काम धंधे हो सकते हैं, उन काम धंधों से किसान का जुड़ाव आवश्यक है। और यह जुड़ाव हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी में भी सस्ती टेक्नोलॉजी हो तो देसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, देशज ज्ञान की जरूरत है, देशज परिश्रम की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हम खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं और किसान की आमदनी को भी दोगुनी कर सकते हैं। किसान के साथ कोई अमानत में खयानत न करे, किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से निरंतर प्रयत्न जारी हैं। आप में से बहुत सारे लोग कल फसल बीमा योजना के आयोजन में होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों में 1,15,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसान को दिया गया है। कल मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा 49 लाख से अधिक किसानों को 7,861 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में 5 मिनट के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अब आप सोचो, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग और इतना बल प्रधानमंत्री का नहीं होता तो ये 7,800 करोड़ रुपया अगर टेक्नोलॉजी से बैंक के खाते में नहीं जाता, किसान के खाते में नहीं जाता और इसको बांटने की बात आती तो कितने महीनों में बंटता और कितनी किसान की चप्पलें घिस जाती। बिचौलियों को साफ करने का पूरा प्रयास किया गया। पिछले वर्षों में 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया बटन दबा के प्रधानमंत्री ने किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। ई-नाम परियोजनाओं के अंतर्गत 1,000 मंडियों को जोड़ने का काम किया है। और हम लोग तो चाहते थे किसान हर बंदिश से मुक्त हो जाए,
लेकिन वो काम सफल नहीं हो पाया। किसान समृद्ध हो, किसान आगे बढ़े, किसान को बीज से लेकर बाजार तक सरकार की मदद और सहकार मिले, किसान प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे आए और किसान के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी के बजाय एग्री स्टार्टअप में आए और एक बच्चा कम से कम 5 लोगों को रोजगार देने की हैसियत में आए। यह भारत सरकार और राज्य सरकार का संकल्प है और मुझे पूरी विश्वास है कि नाबार्ड जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं सरकार के इन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस अच्छे आयोजन के लिए मैं यूनिवर्सिटी को, वीसी साहब को और चिंताला जी को, दोनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।